वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम मृत्युंजय सिंह, टीजीटी सोशल साइंस, केंद्रीय विद्यालय मशरक। मैं आप सभी का अपने सोशल साइंस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 8 के थर्ड लेसन, हिस्ट्री के थर्ड लेसन रूलिंग द कंट्री साइड के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करूँगा। हमने इसके पहले रूलिंग द कंट्री साइड पार्ट 1 में, इसके पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ, जिसको मैं कह सकता हूँ रूलिंग द कंट्री साइड पार्ट 1। तो उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस किया था और आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उन सभी टॉपिक्स पे फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं, जिससे आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको आपको समझने में थोड़ा सा ईजी फील हो। तो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था बच्चों की किस प्रकार से कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलती है और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कंपनी को टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाता है। तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि 12 अगस्त 1765 को, यहाँ पे आप देखिए इस डेट को, 12 अगस्त 1765 को मुग़ल एम्परर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक ट्रीटी होती है, जिसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। इस इलाहाबाद की ट्रीटी में, इस इलाहाबाद की संधि में मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान अपॉइंट कर दिया। दीवान का अर्थ होता है कि टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार अब कंपनी को मिल चुका था और अब कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स कलेक्ट कर सकती थी। और इन तीनों ही टेरिटरीज़ में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, जो भी फाइनेंशियल, पैसे से संबंधित, टैक्स से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ थी, अब उनको कंट्रोल कर सकती थी कंपनी, उनको एडमिनिस्टर कर सकती थी। और इस प्रकार से अब कंपनी के पास इनकम का एक सोर्स बन गया, जिससे कंपनी अब अपनी जो भी ट्रेड एक्टिविटीज़ थी उनको एक्सपांड कर सकती थी, उनको कैरी ऑन कर सकती थी। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में रेवेन्यू फॉर द कंपनी हमने डिस्कस किया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद कंपनी अभी भी अपने आप को एक ट्रेडर के रूप में देख रही थी। कंपनी अभी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसी भी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन में आना नहीं चाह रही थी, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। और कंपनी का उद्देश्य था कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टैक्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उसको टैक्स मिले, जिससे वो अपने एक्सपेंडिचर्स को, अपने खर्चों को वो पूरा कर सके। सो दैट कंपनी वांटेड द लार्ज अमाउंट ऑफ इनकम सो दैट कंपनी कुड मीट इट्स एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से कंपनी का प्रयास ये था कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू ले सके, उसको कलेक्ट कर सके, ताकि वो उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी उसकी ट्रेड से संबंधित एक्टिविटीज़ हैं, जो सामानों को ख़रीदना चाहती थी, अपने जो एम्प्लॉइज़ थे उनको सैलरी देना चाहती थी, वो यहीं से जो भी टैक्सेस मिले उन्हीं टैक्सेस से उसको पूरा कर सकें। नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था कि अब कंपनी को लग रहा था कि किस प्रकार से टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए उसके पास। तो उस समय आपको मैंने बताया था पार्ट 1 में कि एग्रीकल्चर रेवेन्यू का एक बहुत ही बड़ा सोर्स था, क्योंकि लैंड रेवेन्यू जो था उसमें एग्रीकल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो अब अंग्रेज़ों को लगा कि यदि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए और एग्रीकल्चर सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किए भारत में, ब्रिटिश इंडिया में कह सकते हैं हम, जिसको परमानेंट सेटलमेंट, जिसको ज़मींदारी सिस्टम भी कहा गया, रैयतवाड़ी सिस्टम और महालवाड़ी सिस्टम। अब हमने परमानेंट सेटलमेंट पे डिस्कस किया था कि परमानेंट सेटलमेंट क्या था। तो परमानेंट सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट करने का जो क्रेडिट है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको जाता है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इंश्योर कर सके कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू मिले और रेगुलर लैंड रेवेन्यू मिलता रहे। तो इसके लिए
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक नया टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। तो परमानेंट सेटलमेंट में आपके साथ मैंने डिस्कस किया था कि जो बंगाल के जो राजा थे, तालुकदार थे, जो लोकल राजा थे, उनको जमींदार की संज्ञा दी गई। दे वर रिकग्नाइज्ड जमींदार्स, और उनको टैक्स कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और टैक्स कलेक्ट करके वो कंपनी को पे करते। तो इस प्रकार से जो ज़मींदार थे वो किसानों से, जो छोटे किसान थे, जो पीजेंट्स थे, जो किराए पे ज़मीन लेकर खेती किया करते थे, अब वो ज़मींदार उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे। तो परमानेंट सेटलमेंट में दूसरी जो व्यवस्था की गई थी, मैंने आपको बताया था कि टैक्स फिक्स कर दिया गया। मतलब टैक्स अब भविष्य में इंक्रीज़ नहीं होना था, डिक्रीज़ नहीं होना था। साल भर के लिए टैक्स फिक्स हो गया कि एक साल के लिए टैक्स इतना होगा। तो इस प्रकार से कंपनी अब अपने खर्चों को तय कर सकती थी कि अब कंपनी को पता था कि उसको एक साल में कितना टैक्स मिलने वाला है। तो इस प्रकार से टैक्स फिक्स कर दिया गया और टैक्स को अब भविष्य में बढ़ाया जाना या घटाया जाना नहीं था। टैक्स वाज मेड फिक्स्ड एंड इट वाज नॉट टू इंक्रीज इन फ्यूचर। तो इस प्रकार से अब कंपनी का सोचना था कि यदि टैक्स फिक्स रहेगा तो जो किसान हैं तो वो भी उत्साहित होंगे, वो भी इंकरेज होंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाएं, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि टैक्स फिक्स हो गया था। ये वैसा नहीं था कि यदि ज़्यादा पैदावार होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, कम प्रोडक्शन होगा तो कम टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं था। टैक्स फिक्स कर दिया गया। तो अब किसानों को भी पता था कि टैक्स फिक्स है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते तो टैक्स उनको उतना ही देना पड़ता और ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा होता। तो कंपनी को ये लगा था। तो कंपनी सोच रही थी कि इससे जो ज़मींदार हैं, जो छोटे किसान हैं, वो उत्साहित होंगे, वो अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए खेतों में अपना ध्यान लगाएंगे, खेतों की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे, जो एग्रीकल्चर फील्ड्स थे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। लेकिन इस सिस्टम के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी। जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कंपनी ने कुछ समय बाद पाया कि जो ज़मींदार हैं, जिनकी जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जिनको टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो अपनी ज़मीनों पे कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी खर्चा नहीं कर रहे हैं कि जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े। इस प्रकार से वो केवल टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं छोटे किसानों से और वो उन खेतों पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। दूसरी समस्या ये थी कि जो ज़मींदार टैक्स पे करने में फेल हो जाता था तो उसकी ज़मींदारी लॉस हो जाती थी और उसकी ज़मींदारी से छीन ली जाती थी। तो इस प्रकार से जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार थे, उनको अपनी ज़मीनों के भी खोने का भी डर रहता था। तो इस प्रकार से जब कभी भी मान लीजिए प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो प्रोडक्शन न होने के कारण से, किसी सूखे के कारण से, बाढ़ के कारण से फसल नष्ट हो गई, तो ऐसा नहीं था कि कंपनी टैक्स को कम कर देती, टैक्स को माफ़ कर देती। टैक्स फिक्स था, टैक्स को देना ही देना था। ठीक, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी ज़मींदार टैक्स को पे नहीं कर पाते थे, जिससे उनकी ज़मींदारी लॉस हो जाती थी। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि कंपनी, जो ज़मींदार थे वो थोड़ा चिंतित थे। और इसके अलावा जो इस टैक्सेशन सिस्टम में प्रॉब्लम थी कि जब प्रोडक्शन बढ़ा, कभी कभी पैदावार बहुत ज़्यादा होती थी, पैदावार ज़्यादा होने से कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि कंपनी ने टैक्स को फिक्स कर दिया था और टैक्स को ना बढ़ाया जाना था ना घटाया जाना था। तो ऐसी स्थिति में क्या था कि मार्केट में जो अनाज के दाम थे वो बढ़ गए, जिसके कारण से जो किसान थे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे थे और उनको ये भी पता था कि अब टैक्स फिक्स है, हमको इतने ही मात्रा में टैक्स देना है। तो अब इससे कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, ठीक, क्योंकि अब टैक्स फिक्स था। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, कंपनी को लॉस हो रहा था। और जो इसके साथ समस्याएं ये थी कि जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ज़मींदार सब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे ज़मीन में, वो केवल टैक्स को ही कलेक्ट करते थे और वो मैक्सिमम अमाउंट में टैक्स कलेक्ट करते थे छोटे किसानों से। छोटे किसान कौन थे? जो पीजेंट्स थे, जो ज़मींदारों की ज़मीन पे काम किया करते थे। जो छोटे किसान, जो पीजेंट्स थे, वो ज़मींदारों से किराए पे ज़मीन लेकर उन ज़मीनों पे काम किया करते थे, खेती किया करते थे। तो उनको उन्हीं से ज़मींदार टैक्स कलेक्ट करता था और टैक्स कलेक्ट करके कंपनी को देता था।
तो इस प्रकार से ज़मींदारों ने ज़मीनों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से धीरे धीरे जो ज़मीन थी उनकी फर्टिलिटी कम होती गई, जिसके कारण से जो छोटे किसान थे वो ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि टैक्स को पे करने के लिए ज़मींदार छोटे किसानों से ज़्यादा मात्रा में टैक्स कलेक्ट करने लगे थे। ठीक, तो ये समस्याएं थी। तो जब कंपनी को लगा कि परमानेंट सेटलमेंट के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, तो कंपनी ने दूसरे तरह के टैक्सेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। उनमें से एक था महालवाड़ी सेटलमेंट। जैसे देखिए, तो जब परमानेंट सेटलमेंट फेल हो गया, कि परमानेंट सेटलमेंट से कंपनी को लगा कि इससे बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी को इससे लॉस है, तो उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ये नया सिस्टम क्या था, जिसको महालवाड़ी सेटलमेंट कहा गया। In northwestern provinces of Bengal Presidency, most of area is now in Uttar Pradesh. An Englishman called Holt Mackenzie devised the new system, which came into effect in 1822. He felt that village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. Under his directions, collectors went from village to village, inspecting the land, measuring the fields, and recording the customs and rights of डिफरेंट ग्रुप्स। अब महालवाड़ी सिस्टम क्या था? महालवाड़ी सिस्टम को लाने का जो क्रेडिट है, ठीक है, वो होल्ट मैकेंजी को जाता है। होल्ट मैकेंजी इंट्रोड्यूस द महालवाड़ी सेटलमेंट। महालवाड़ी सेटलमेंट में क्या था? महाल क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। महाल एक पर्शियन वर्ड है, फारसी शब्द है, जिसका अर्थ होता है गांव, विलेज। ठीक है, तो महालवाड़ी, तो अब इससे आपको एक समझ में आ गया कि गांव, इसमें गांव का नाम है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें गांव सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें होल्ट मैकेंजी ने क्या कहा कि गांव जो है समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज में गांव का बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो और इस गांव शब्द, गांव जैसे इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करना बहुत आवश्यक है गांव को। तो उन्होंने गांव के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। तो उन्होंने महालवाड़ी सिस्टम में क्या किया कि महालवाड़ी सिस्टम में उन्होंने टैक्स की जिम्मेदारी पूरे गांव पे दी। किसी एक व्यक्ति, मतलब इंडिविजुअली अब फार्मर्स से जो टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाता था, बल्कि पूरे गांव के ऊपर टैक्स लगाया गया। क्लियर? तो इसमें आपको समझना होगा कि पूरे गांव के ऊपर, तो गांव के ऊपर कैसे टैक्स, तो इसमें क्या किया गया कि जो कलेक्टर्स थे, ठीक है, उन्होंने जो ब्रिटिश कंपनी के जो कलेक्टर्स थे, वो उन्होंने गांव जाना शुरू किया। गांव जाकर उन्होंने हर किसान के लैंड को, हर किसान के खेत को उन्होंने इंस्पेक्ट किया, निरीक्षण किया उनका, और उसमें उन्होंने देखा किस किसान का खेत ज़्यादा अच्छा है, किस किसान का खेत अच्छा नहीं है, और उसी के अनुसार उन्होंने हर किसान पे टैक्स लगाया। ठीक है, ऐसा नहीं कि टैक्स को फिक्स कर दिया गया कि आपको टैक्स देना ही देना है, ठीक है, कंपनी ने उस टैक्स को फिक्स कर दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने क्या किया कि गांव-गांव जाकर हर किसान के खेत को उन्होंने इंस्पेक्ट किया कि किस किसान का खेत ज़्यादा अच्छा है, किस किसान के खेत की फर्टिलिटी बहुत कम है, किस किसान के खेत का साइज़ जो है बड़ा है, किस किसान के खेत का साइज़ छोटा है। तो इस प्रकार से उन्होंने खेतों को इंस्पेक्ट किया, और इंस्पेक्ट करने के बाद ही, उन खेतों का निरीक्षण करने के बाद ही उन किसानों पे टैक्स लगाया। मान लीजिए जिस किसान का खेत अच्छा है, खेत बड़ा भी है, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा। जिस किसान के पास खेत का आकार छोटा है, मान लीजिए खेत का आकार भी छोटा है, और ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, जो मिट्टी की, वो भी ज़्यादा नहीं है, तो उसके ऊपर कम टैक्स लगाया गया। तो इस प्रकार हर किसान के खेत को इंस्पेक्ट किया गया, और इसके बाद पूरे गांव के किसानों के टैक्स को कैलकुलेट करके उसको ऐड कर दिया गया, और उस कैलकुलेटेड टैक्स की जिम्मेदारी किसके ऊपर दे दी गई? गांव के ऊपर। समझ में आया? मान लीजिए किसी गांव में 100 किसान हैं, तो 100 किसान हैं, तो सभी किसानों के ज़मीनों को देखा गया, परखा गया, और उन सभी के ऊपर टैक्स लगाया गया, और उन सभी किसानों के टैक्स को कैलकुलेट कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक, तो इस प्रकार से पूरे गांव के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। ठीक, अब ये जो महालवाड़ी सिस्टम था, ये परमानेंट नहीं था, ये वैरी हो सकता था, चेंज हो सकता था फ्यूचर में। मान ली किसी किसान ने अपनी ज़मीन में ज़्यादा पैदावार किया, भविष्य में उसकी फर्टिलिटी बढ़ गई,
उसकी ज़मीन की, तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया बाद में। तो ये महालवाड़ी कहा गया। तो इसमें टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? विलेज हेडमैन को, जो कि गांव का मुखिया होता है, उसको टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दे दी गई। ठीक, अब वो क्या करता था कि पूरे गांव के टैक्स को कलेक्ट करके, ठीक है, क्या करता था, वो कंपनी को पे करता था। जबकि परमानेंट सेटलमेंट में देखा था आपने कि टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी ज़मींदारों को दी गई थी। ज़मींदार टैक्स को कलेक्ट करते थे और वो कंपनी को पे करते थे। लेकिन महालवाड़ी सिस्टम में क्या किया गया? महालवाड़ी सिस्टम में टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? गांव के मुखिया को, विलेज हेडमैन को दी गई, जो सभी किसानों से टैक्स को कलेक्ट करता था और टैक्स कलेक्ट करके फिर पूरे टैक्स को कंपनी को पे कर देता था। मतलब अब इसमें ज़मींदार की कोई भूमिका नहीं रह गई। ठीक, यहाँ पे आप देखिए, द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन द विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट, सभी प्लॉट की जो भी जितने भी खेत थे उनके जो एस्टिमेटेड जो उनका टैक्स था, ठीक है, वो पूरा कैलकुलेट कर दिया गया, ठीक है, जिसको गांव को पे करना था। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली। जो टैक्स था ये पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता था, ये परमानेंट नहीं था। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द टैक्स और रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू विलेज हेडमैन। अब टैक्स को कलेक्ट करने की और कंपनी को देने की जिम्मेदारी किसको दी गई? विलेज हेडमैन को दी गई, रदर देन जमींदार। अब इसमें ज़मींदार की कोई भूमिका नहीं थी। ज़मींदार हैड नो रोल, ठीक है, इन कलेक्टिंग टैक्स एंड पेइंग इट टू द कंपनी। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज महालवाड़ी सेटलमेंट। इस प्रकार से आपने महालवाड़ी सिस्टम में देखा कि महालवाड़ी सिस्टम, ठीक है, कहाँ पे ये लागू किया गया था? ये नॉर्दर्न, इसको हम कह सकते हैं वेस्ट यूपी में लागू किया गया था। यहाँ पे आप देखिए, वेस्ट यूपी और वेस्टर्न प्रोविंसेस में लागू किया गया था। यहाँ पे आप देखिए महालवाड़ी, तो महालवाड़ी सिस्टम ये यहाँ पे पूरा, यहाँ पे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आप मध्य प्रदेश, ठीक, एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पे पूरा आपका क्या था? ये महालवाड़ी सिस्टम था। इसमें आप समझ सकते हैं। ओके, तो आपको आई होप दैट आपको महालवाड़ी सिस्टम समझ में आ गया है। मुनरो सिस्टम, मुनरो सिस्टम क्या था? इसको रैयतवाड़ी सेटलमेंट भी कहा गया, क्योंकि थॉमस मुनरो ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस कारण से मुनरो सिस्टम इसको कहा गया। मुनरो सिस्टम को स्पेशली साउदर्न इंडिया में लागू किया गया था, दक्षिण भारत में लागू किया गया था, क्योंकि मुनरो का कहना था कि, थॉमस मुनरो का कहना था कि दक्षिण भारत में नॉर्दर्न इंडिया की तरह ज़मींदार नहीं है। नॉर्थर्न इंडिया में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और या उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी। तो लेकिन साउथ इंडिया में इस तरह के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स नहीं थे। तो उनका कहना था कि थॉमस मुनरो का कि यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट या महालवाड़ी सेटलमेंट, ठीक है, इंट्रोड्यूस करना ठीक नहीं है। तो इसके लिए वहाँ पे एक नई व्यवस्था लाई गई जिसको रैयतवाड़ी सिस्टम कहा गया। रैयत का अर्थ क्या होता है? रैयतवाड़ी, रैयत का अर्थ होता है किसान। रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान होता है, फार्मर्स। तो इस सेटलमेंट की क्या विशेषता थी, इसको समझ लेना है। इस सेटलमेंट की विशेषता ये थी कि इसमें टैक्स कंपनी सीधे किससे कलेक्ट करती थी? फार्मर से। इस सिस्टम में न कोई ज़मींदार था, न विलेज हेडमैन की भूमिका थी। मतलब कंपनी अब सीधे किससे कांटेक्ट करती थी? फार्मर से करती थी, सीधे फार्मर से ही टैक्स को कलेक्ट करती थी। जबकि परमानेंट सेटलमेंट ज़मींदार किसानों से टैक्स कलेक्ट करता था, फिर ज़मींदार कंपनी को पे करता था। महालवाड़ी में क्या था? महालवाड़ी में विलेज हेडमैन किसानों से टैक्स कलेक्ट करके पूरा उसको कैलकुलेट करके फिर कंपनी को देता था। जबकि रैयतवाड़ी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या किया गया कि टैक्स को सीधे किसानों से कलेक्ट किया जाता था। ठीक, तो रैयतवाड़ी में इससे फ़ायदा क्या था कि किसान, अब इसमें कोई मिडिल मैन का रोल नहीं था, किसी बीच में किसी भी व्यक्ति की भूमिका इसमें
नहीं थी। तो इससे किसानों को था कि किसान अब ब्रिटिश गवर्नमेंट पे ज़्यादा बिलीव करते थे कि सीधे उनको ही टैक्स देना है और किसी भी प्रकार से हमें ज़मींदार या विलेज हेडमैन को टैक्स नहीं देना है, जो कि उनसे एक्स्ट्रा टैक्स लेवी करते थे, ठीक है, टैक्स वसूलते थे। न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइस्ड केम टू बी रैयतवाड़ी। इट वाज tried on the small scale by Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken over by company after the war of टीपू सुल्तान। रैयतवाड़ी सिस्टम को इसके पहले अलेक्जेंडर रीड ने इंट्रोड्यूस किया था स्मॉल स्केल पे, बहुत ही छोटे स्तर पे, लेकिन बाद में इसको थॉमस मुनरो ने एक बड़े एरिया में, साउथ इंडिया के बड़े क्षेत्र में इसको लागू किया था। तो इसको समझना है कि सबसे पहले इस सिस्टम को लागू करने का जो श्रेय है अलेक्जेंडर रीड को है, लेकिन इसका डेवलपमेंट, इसको एक वाइड स्केल पे जो लागू किया गया वो किसके द्वारा किया गया? थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया, ठीक है, जो कि दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर द साउथ इंडिया, जो धीरे धीरे पूरे साउथ इंडिया में लागू हो गया। रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन साउथ देयर वर नॉन ट्रेडिशनल जमींदार। जैसा मैंने आपको बताया, रीड और मुनरो ने फील किया कि साउथ इंडिया में ज़मींदारी जैसी प्रथा नहीं है, यहाँ पे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स नहीं हैं, यहाँ पे छोटे किसान हैं, तो यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट या महालवाड़ी सेटलमेंट लागू करना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। दिस सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशंस। तो इस सेटलमेंट में उन्होंने क्या कहा कि टैक्स को किससे डायरेक्टली कलेक्ट करना है? हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स, डायरेक्टली सीधे फार्मर्स से ही कलेक्ट करना है, जो अपने खेतों को वर्षों से उस पर खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको बहुत समझना है कि इसमें सीधे टैक्स किसके ऊपर लगाया गया? किसानों के ऊपर लगाया गया, और टैक्स को सीधे कंपनी किससे कलेक्ट करती थी? किसानों से ही कलेक्ट करती थी। Their field had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment and was made. Munro thought that British act as paternal father figure protecting their rights under their charge. तो रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या किया गया कि सभी किसानों की ज़मीनों को सर्वे किया गया बहुत ही केयरफुली, सेपरेटली, और टैक्स को एसेस किया गया कि कितना टैक्स लगाया जाना चाहिए। टैक्स फिक्स नहीं था कि तो इसमें किस किसान के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, तो उसकी ज़मीन का सर्वे किया गया, जैसे आपने महालवाड़ी सिस्टम में भी देखा था। तो इस प्रकार से उनके टैक्स को एसेस किया गया। मुनरो का कहना था कि इस तरीके से हम किसानों में अपना विश्वास कायम करेंगे और किसान अब खेती ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और वो कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 3 टैक्सेशन सिस्टम, 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम हमने देखा, जिसमें पहला परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा हमने देखा महालवाड़ी सेटलमेंट, और तीसरा हमने रैयतवाड़ी सेटलमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरेटिवली हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे लागू किया गया था? यहाँ पे देखिए, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। रैयतवाड़ी सिस्टम साउथ इंडिया में, और महालवाड़ी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जैसा मैंने आपको बताया पहले ही। तो आपको समझ लेना है। टैक्स कलेक्टेड बाई, देखिए यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट में टैक्स कौन कलेक्ट करता था? ज़मींदार। रैयतवाड़ी में डायरेक्टली कंपनी किससे कलेक्ट करती थी? किसानों से। तो इसमें टैक्स परमानेंट सेटल में ज़मींदार, रैयतवाड़ी में कंपनी कलेक्ट कर रही है, और महालवाड़ी में विलेज हेडमैन। क्लियर? लैंड ऑनर कौन थे? ज़मींदार थे। परमानेंट सेटलमेंट में जो लैंड ऑनर्स थे, ज़मीनों के मालिक कौन थे? ज़मींदार थे। छोटे किसानों को ज़मीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया था। रैयतवाड़ी में किसान ही ज़मीन के मालिक थे। महालवाड़ी सिस्टम में लैंडलॉर्ड्स, यहाँ पे ज़मींदार जो थे वही अपनी ज़मीन के मालिक थे, ठीक। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 3 टैक्सेशन सिस्टम जो थे, 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे जो भारत में इंट्रोड्यूस किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में टैक्स मिल सके किसानों, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कंपनी को मिल सके एग्रीकल्चर से, ठीक।
तो आई होप दैट आपको ये तीनों ही जो टैक्सेशन सिस्टम थे, तीनों लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। थैंक यू।